याद कीजिए दोस्तों, किस तरह से लोकतंत्र को एक बड़ी जीत मिली थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के एक फैसले के बाद हमारा चुनाव आयोग आजाद होने जा रहा था। और याद कीजिए उनका क्या फैसला था। उनका यह फैसला था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होंगे: प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह फैसला सुनाया था DY चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट ने। अब सरकार एक नया बिल ला रही है दोस्तों, और लोकसभा और राज्यसभा में जो उसकी ताकत है उसके जरिए उस बिल को पारित करवाया जा रहा है, और वो बिल बहुत खतरनाक है। अब सरकार यह करने जा रही है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होंगे: प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि 3 में से 2 वोट्स मोदी सरकार के होंगे। और DY चंद्रचूड़ साहब की अदालत का आदेश क्या था कि 3 लोग नियुक्ति करेंगे: प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये तीनों अलग अलग हैं। एक प्रधानमंत्री की ताकत, एक नेता विपक्ष की ताकत और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ताकत। यानी कि मामला बराबरी का था। मगर मोदी सरकार इतनी असुरक्षित है, इतनी इनसिक्योर है, 1 साल बचा हुआ चुनावों का, उससे भी कम। वो चाहते हैं कि सारी जो संस्थाएं उनके हाथ में कैद रहें। लोकसभा और राज्यसभा की क्या हालत है दोस्तों, आप जानते हैं। आए दिन विपक्ष इस बात को लेकर शिकायत करती रहती है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपात कर रहे हैं। याद कीजिए कल क्या हुआ था। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और 37 मिनट के भाषण में महज 13 मिनट उनके चेहरे पर था, और जब स्मृति ईरानी भाषण देने आई तो अधिकतर वक्त उनके भाषण के दौरान कैमरा उन पर था। यह हालत लोकसभा की हो गई है। राज्यसभा के अंदर याद कीजिए किस तरह से संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया था, किस तरह से राज्यसभा के सभापति ने आदेश जारी कर दिया था बगैर वोटिंग के डेरेक ओब्रायन को निलंबित करने के लिए। मीडिया की हालत आप जानते हैं दोस्तों, और चुनाव आयोग की भी हालत आप जानते हैं। याद कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था तो उसमें उन्होंने क्या कहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री की हरकतों पर भी सवाल कर सके। उन्होंने यह कहा था कि चुनाव आयोग में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन जैसे CEC क्यों नहीं है। तल्ख तेवर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपनाए थे। इसी मंच पर दोस्तों मैंने वो शो भी किया था जब मैंने इसे लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर बताया था। मगर अब सरकार सदन में एक बिल लाने जा रही है, और इस बिल में साफ तौर पर लिखा गया है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो 3 लोग करेंगे: प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री। मेरा सवाल कुछ और है दोस्तों, क्या मोदी सरकार को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? आखिर क्या वजह है कि आप नहीं चाहते कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष रहे? क्या वजह है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मोदी सरकार के खिलाफ जाएंगे? अगर आप कोई काबिल दावेदार पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की नियुक्ति होगी। मोदी सरकार चाहती क्या, मैं आपको बताता हूं। मोदी सरकार यह चाहती है कि एक ऐसा व्यक्ति चुनाव आयोग का प्रमुख हो जो पूरी तरह से इनके सामने नतमस्तक हो। इससे पहले भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये लोग लगातार चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हैं। 3 मिसाल देना चाहता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलेआम यह कह दिया था कि कांग्रेस आतंकवाद पर नर्म इसलिए है क्योंकि उसे एक खास समुदाय के वोट चाहिए। यानी कि एक पूरे समुदाय को आतंकवाद के साथ प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया था। याद कीजिए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा की तुलना आतंकवादी कसाब से की थी। याद कीजिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह तक कहा था कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। इन तमाम मुद्दों पर खामोश रहा। मैं आपको एक और घटना बताना चाहता हूं दोस्तों। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, याद है आपको क्या हुआ था? तब एक दिलेर ब्यूरोक्रेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग करवाई थी।
नतीजा यह हुआ था, उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। उस वक्त अशोक लवासा चुनाव आयोग में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। याद कीजिए, अमित शाह ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी वायनाड इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बावजूद पुलवामा के मुद्दे पर वोट मांगी थी। अशोक लवासा ने इस पर सख्ती की थी। नतीजा यह हुआ कि अशोक लवासा के फोन में कथित तौर पर पेगासस इंस्टॉल किया गया, उनकी जासूसी की गई। बात वहां नहीं रुकी, उनके कई रिश्तेदारों के घर पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी। यह हालत है मोदी सरकार की दोस्तों, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि हर चीज पर यह मोदी सरकार काबू करना चाहती है? आखिर आप बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के फैसले को क्यों पलट रहे हैं? और यह दूसरी बार हुआ एक हफ्ते में। याद कीजिए, दिल्ली सर्विसेज बिल और उसका आदेश क्या था? उसका आदेश यह था दोस्तों कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो चुनी हुई सरकार यानी अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे। मगर फिर मोदी सरकार एक बिल लाती है और अब ये तमाम अधिकारी जो हैं किसे रिपोर्ट करेंगे? ये तमाम अधिकारी रिपोर्ट करेंगे उपराज्यपाल को, जो मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं। अब आप खुद बताइए दोस्तों, एक राज्य के अंदर अधिकारी चुने हुई सरकार को रिपोर्ट करेंगे या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो केंद्र सरकार का पिट्ठू है, जो केंद्र सरकार का नुमाइंदा है? आखिर क्यों? इतनी असुरक्षित क्यों है मोदी सरकार? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर यह है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण का कहना है कि केंद्र सरकार ये जो बिल लेकर आ रही है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है और ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। बार बार अध्यादेश के रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल के रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में जो इनकी ताकत है उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है लोकतंत्र को रौंदने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस देश की जनता के नाते आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आखिर हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक होना चाहिए? क्या उसका पिट्ठू बना रहना चाहिए? ये सवालात हैं और उनके जवाब दिए जाने बहुत जरूरी हैं। चुनाव आयोग पर लगातार पक्षपात का आरोप लगा है मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में। चुनाव आयोग ने इससे पहले आखिरी बार मोदी सरकार का तब विरोध किया था दोस्तों, जब मोदी सरकार सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आई थी, यानी कि गुप्त तरीके से, चोरी के रास्ते से कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी पैसा दे सकता है और वो जो पैसा आ रहा है उसमें से करीब 80% भाजपा की जेब में जा रहा है, यानी कि ब्लैक मनी को भी बढ़ावा। वो आखिरी बार था दोस्तों जब चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। उसके बाद चुनाव आयोग में इनके पिट्ठू बैठ गए जो पूरी तरह से इनके सामने नतमस्तक थे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर से पलटा जा रहा है, जो अपने आप में कितना दुखद है। और मुद्दा यह नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के 2 फैसलों को पलटा जा रहा है। दोस्तों, पिछले करीब 1.5 दशक से RTI यानी सूचना का अधिकार वो आम इंसान के हाथ में एक ताकत रहा है। क्या आप जानते हैं RTI एक्ट का सेक्शन 8? सुनिए अंजलि भारद्वाज क्या चेतावनी दे रही हैं, सुनिए उनकी बात। सरकार एक बार फिर से सूचना के अधिकार कानून को संशोधित करने जा रही है डेटा संरक्षण यानी कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से, जो सरकार कह रही है कि वो इसी सत्र में पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में लेकर आ रही है। अब ये कानून कह रहा है कि सूचना के अधिकार के धारा 8 को संशोधित कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की तमाम निजी सूचना जो है सूचना के अधिकार के कानून के दायरे से बाहर निकाल दी जाएंगी। अब हम सब जानते हैं कि जब से सूचना का अधिकार कानून आया है पिछले 17 साल में
लोगों ने इसका जम के इस्तेमाल किया है सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। आप ये सोचिए कि तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं ये बड़े बड़े लोन देते हैं पूंजीपतियों को, और वो लोन माफ कर दिए जाते हैं, पूंजीपति फरार हो जाते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स। क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि इन लोगों के नाम क्या हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारा पैसा लेके फरार हो रहे हैं? इसी तरह से लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि वोटर लिस्ट लोगों के साथ मुहैया कराई जाए, तभी तो हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं और लोग उस लिस्ट को चेक करके इंश्योर कर सकते हैं कि लिस्ट में कोई गलत डिलीशंस या एडिशंस नहीं हुई, और इलेक्टोरल फ्रॉड को बंद कर सकते हैं। क्या ये सूचना हमारे पास नहीं होनी चाहिए? उसी तरीके से राशन, पेंशन, मनरेगा, इन सब चीजों में चोरी तभी होती है, स्कैम्स और करप्शन तभी होते हैं जब लोगों के पास सूचना नहीं होती कि किसको कितना राशन मिल रहा है, मनरेगा में कितनी पगार मिल रही है, किसको ठेके दिए जा रहे हैं। ये सारी निजी सूचना के तहत आकर सरकार कोशिश कर रही है कि इसे हमारी रीच से बाहर कर दिया जाए, सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत ही बुरा असर होगा इसका, क्योंकि जवाबदेह हम सरकार को तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास सूचना नहीं है। इसका अर्थ मोदी सरकार हर चीज को अपने काबू में रखना चाहती है। चुनाव आयोग हो, आपकी अपनी ताकत जो आरटीआई एक्ट में थी, जिसके अंतर्गत आप किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकते थे, मगर अब अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक से यह जानना चाहते हैं कि कहां का पैसा किधर गया, इस पर भी अंकुश होगा। जैसा कि अंजलि भारद्वाज बता रही थी, सब कुछ डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर। आज ये दोनों खबरें एक आम इंसान की निगाह से बहुत चिंताजनक है। इस देश में लोगों को धर्म का धतूरा चटाया गया है, इसीलिए वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र की क्या हालत की जा रही है।